कन्फेशन का जनरल रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी एक्यूज पर्सन ने कोई कन्फेशन किया और अगर उसे प्रूव किया जा सकता है तो उसे केवल और केवल इस पर्सन के अगेंस्ट ही यूज किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है जिस पर्सन ने ऐसा कन्फेशन किया है। यह है जनरल रूल। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा कि मान लो कि एक मर्डर किया, किसी बड़े आदमी ने मर्डर किया और दो लोगों से इसकी दुश्मनी थी। एक सपोज ए से दुश्मनी थी इसकी, बहुत बड़े आदमी की दुश्मनी एक ए से थी और एक बी से थी। इस बहुत बड़े आदमी ने क्या किया, इस ए का तो मर्डर कर दिया और सी को क्या बोला, सी को दिए पैसे कि तुम्हारे पूरे परिवार का पालन पोषण पूरी जिंदगी मैं करूंगा। ऐसा किया सी से बोला ए ने, बट तुम इस मर्डर को अपने ऊपर ले लो और कहो कि हाँ ये मर्डर मैंने किया है और मेरे साथ बी ने मिलकर किया है। अब यहां पर जो काफी पैसे वाला ये वेल ऑफ आदमी था, इसने एक तीर से दो निशाने मारे। एक तीर से दो निशाने मारे। एक निशाना, एक तो अपने इस दुश्मन को निपटा दिया ए को, दूसरा बिना कुछ किए इस बी को भी निपटा दिया इसने। सी को पैसे दिए और कहा कि तू कन्फेस कर ले कि मैंने मारा है ए को, मैंने मारा है, सी कहता है और साथ में कहता है कि मैंने बी के साथ मिलकर मारा है, मैंने और बी ने मिलकर मारा। तो यहां पर जनरल रूल तो ये है कि देखो सी ने कन्फेशन किया है कि मैंने ए को मारा है, तो ये सी का कन्फेशन अगर सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 26, जो आज की डेट में सेक्शन 22 एंड 23, इनसे हिट नहीं है, इनसे हिट नहीं है और वो कन्फेशन प्रूव हो जाता है, तो अगेंस्ट सी के अगेंस्ट तो ये प्रूव किया जा सकता है, सी के अगेंस्ट तो ये एविडेंस है और सी को इसके आधार पर सजा मिल सकती है। ये तो हुआ जनरल। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि यहां बी ने तो कुछ भी नहीं किया, बट सी ने अपने कन्फेशन में अपने आप को भी इन्वॉल्व किया इस ऑफेंस में, अपने अगेंस्ट भी एविडेंस दी और साथ में बी के अगेंस्ट भी एविडेंस दी। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या इसके कन्फेशन के आधार पर क्या बी को पनिशमेंट दी जा सकती है? इस कॉन्सेप्ट को बताती है सेक्शन नंबर 30 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। नाउ इट हैज बिकम सेक्शन 24 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो दोस्तों, मैं संजीव सिकरवार आज आप लोगों के सामने ये सेक्शन 24 भारतीय साक्ष्य अधिनियम समझाऊंगा। देखिए, इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बनाऊंगा दोस्तों। उसके पीछे का रीजन ये है कि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। पढ़ाने को तो मैं अभी आपको इसकी इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेट कर दूंगा और हिंदी तो आप भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं ट्रांसलेट करके, तो वो वैसे भी आपको समझ आ जाएगी ट्रांसलेशन से। बट एक्चुअल में इसके अंदर के जो कॉन्सेप्ट हैं, क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, उनके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। तो आप पहले इसको समझ लें, देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आधार पर जो क्वेश्चन बनेंगे, जो कॉन्सेप्ट बनेंगे विद प्रूफ बट विद केस लॉज, को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। हेडिंग क्या कहता है इस सेक्शन का? कंसीडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। भैया देखिए, हेडिंग ही इतना बड़ा हो गया इसका और हेडिंग में ही बहुत सारी बातें छिपी हैं और यहां पर इतने इंग्रेडिएंट होंगे कि अगर एक भी मिस हुआ तो ये सेक्शन फिर अप्लाई नहीं होगी। और दूसरा, इस सेक्शन में यूज हुए वर्ड्स को भी आप कंपेयर करना जो पीछे हमने सेक्शंस पढ़ी है। जनरली क्या क्या वर्ड्स यूज हुए, चैप्टर कौन सा है ये? चैप्टर नंबर 2, जो बात करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों की सुसंगतता के बारे में, जो हर सेक्शन में कहीं ना कहीं ये बताया गया कि ये फैक्ट रेलेवेंट है, ये फैक्ट प्रूव किया जा सकता है, ये फैक्ट इररेलेवेंट है। इस तरीके की बातें बताई गई। बट इस सेक्शन को आप ध्यान से पढ़ना कि यहां पर क्या कहा जा रहा है।
दोस्तों एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस चैनल पर अब वीडियो पहले 24 घंटे, पब्लिकेशन के पहले 24 घंटे तो आप कोई भी देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है, बट 24 घंटे अगर बीत गए वीडियो को पब्लिश हुए तो अब केवल और केवल मेंबर देख पाएंगे। और अगर आपको 24 घंटे के बाद वीडियो देखनी है तो लोगों के साथ में चैनल का ज्वाइन बटन है, आप इसको टच करके ज्वाइन करिए और 24 घंटे के बाद भी वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर की बॉडी देखते हैं हम क्या कहती है, हेडिंग को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। When more persons than one are being tried jointly for the same offense, इस एक एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या बातें छिपी हैं मैं साथ के साथ क्लियर करता हूं। बेसिक बात यह है कि जब, पहले हम ब्रीफ समझ लें इस सेक्शन का, तो ये कहती है कि जब एक से अधिक एक्यूज पर्संस का जॉइंट ट्रायल चल रहा हो, संयुक्त विचारण चल रहा हो एक ही ऑफेंस के लिए, सेम ऑफेंस के लिए। एक ही ऑफेंस का मतलब केवल एक ऑफेंस नहीं, ऑफेंस एक से अधिक हो सकते हैं, बट सभी का जॉइंट ट्रायल हो और जितने ऑफेंसेस का ट्रायल एक एक्यूज के अगेंस्ट चल रहा है उतने ही ऑफेंसेस का ट्रायल और सेम ऑफेंसेस का ट्रायल दूसरे या तीसरे या चौथे पांचवे एक्यूज के अगेंस्ट चल रहा हो, तो उनमें से अगर किसी भी एक एक्यूज ने कोई कन्फेशन दिया तो उसका यूज दूसरे के अगेंस्ट किया जा सकता है। ये है बेसिक प्रिंसिपल इसका। इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों लिया गया वो भी मैं बताऊंगा। बट देखिए पहला एक्सप्रेशन कहता है व्हेन मोर पर्संस देन वन, अर्थात इस सेक्शन को अगर आपने अप्लाई करना है तो एक से अधिक व्यक्ति चाहिए, नंबर एक बात। और वो क्या हो रहा हो उन एक से अधिक व्यक्ति का, एक से अधिक व्यक्ति आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली, उन सभी एक से अधिक व्यक्तियों का ट्रायल चल रहा हो कोर्ट के सामने और संयुक्त ट्रायल हो, जॉइंट ट्रायल हो, और किस बात के लिए, फॉर द सेम ऑफेंस, एक ही अपराध के लिए। एक ही का मतलब केवल ओनली वन नहीं, सेम ऑफेंस, समान अपराध के लिए जॉइंट ट्रायल चल रहा हो। देन ऐसी परिस्थिति में क्या किया, एंड, एंड का मतलब प्लस, ये कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए, एंड अ कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्संस। अगली कंडीशन है कि जितने भी यहां पर्सन थे एक से अधिक, उनमें से किसी भी एक पर्सन ने, एक से ज्यादा पर्सन भी हो सकते, एटलीस्ट एक पर्सन ने, इन सभी में से किसी एक पर्सन ने क्या किया, कन्फेशन किया। इस कन्फेशन का मीनिंग आपको याद रखना है, उसने संस्वीकृति की। अब संस्वीकृति कैसी है उसको आगे एक्सप्लेन किया है। संस्वीकृति ऐसी है कि अफेक्टिंग हिमसेल्फ, जिस व्यक्ति ने ऐसा कन्फेशन किया वो कन्फेशन उसको स्वयं को भी अफेक्ट करता है, अफेक्ट मतलब उसके अगेंस्ट है, एंड सम अदर ऑफ सच पर्संस, दूसरे पर्संस को भी अफेक्ट करता है, खुद को भी, जिस पर्सन ने कन्फेशन किया उसको भी अफेक्ट करता है, और जिनका जॉइंट ट्रायल चल रहा है उनमें से भी किसी और को अफेक्ट करता है। ऐसा कन्फेशन किया और वो कन्फेशन क्या किया जाता है, इज प्रूव्ड। ऐसा कन्फेशन इज प्रूव्ड, और प्रूव्ड की डेफिनेशन हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर कोर्ट के सामने जो भी मटेरियल अवेलेबल है, मैटर बोल रहा हूं, एविडेंस नहीं, कोर्ट के सामने जो भी मैटर अवेलेबल है उसको कंसीडर करने के बाद अगर कोर्ट ये समझती है कि जो फैक्ट इस कन्फेशन में संस्वीकृति में कहे गए उन फैक्ट का अस्तित्व है, इन फैक्ट की एग्जिस्टेंस है, तो कहेंगे कि हाँ ये फैक्ट प्रूव हो गया है। अगर ऐसा कंसीडर किया कोर्ट ने तो, बट कब, आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट, वो सारे मैटर्स जो इसके सामने हैं उन मैटर्स में से ये कन्फेशन भी खुद अपने आप में एक मैटर है। दो तरीके से प्रूफ मान सकती है कोर्ट। एक तरीका तो ये हुआ कि उसने कंसीडर कर दिया, अगर मान लो ऐसे डायरेक्ट कंसीडर नहीं करती है कोर्ट तो फिर इन्हीं सिचुएशंस में वो सोचेगी कोर्ट के एक जो प्रूडेंट पर्सन है, एक बिल्कुल कॉमन बुद्धि का जो व्यक्ति है, जो तर्क से काम करता है, वो व्यक्ति इन परिस्थितियों में क्या मानते हुए एक्ट करेगा कि क्या ऐसा तथ्य जो कन्फेशन में किया गया
ये एग्जिस्ट करता है, क्या वो प्रूडेंट पर्सन ऐसा मानकर एक्ट करेगा इस परिस्थिति में? अगर जवाब आता है हाँ, तो देन दूसरा तरीका हुआ कि उस तथ्य को प्रूव्ड मान लिया जाए। तो यहां पर एक कन्फेशन पहले प्रूव होना चाहिए, प्रूव मतलब ड्यूली प्रूव्ड होना चाहिए। क्या प्रूव होना चाहिए? कन्फेशन। ये कन्फेशन उन सारे व्यक्तियों में से किसी एक ने किया, और ऐसा कन्फेशन है जो खुद को भी अफेक्ट कर रहा है, खुद के अगेंस्ट भी बोल रहा है, और बाकी जो जिनका ट्रायल चल रहा है साथ में उनके अगेंस्ट भी बोल रहा है, देन ये सेक्शन 24 पिक्चर में आएगी। जब ये प्रूव हो जाएगा ऐसा कन्फेशन, तो अब कोर्ट के पाले में गेंद आ गई कि अब कोर्ट क्या करेगी। तो नेक्स्ट बात बताएगी, द कोर्ट की डिस्क्रिशन है, द कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन सच कन्फेशन। ऐसे कन्फेशन को कोर्ट कंसीडर कर सकती है अगर उसको ठीक लगे, तो उसके विवेक से लगे कि हाँ इसको कंसीडर करना चाहिए। ध्यान देना, यहां पर नहीं कहा गया कि सच कन्फेशन इज रेलेवेंट, सच कन्फेशन मे बी प्रूव्ड, सच कन्फेशन इज एडमिसिबल, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। इसको एक डिफरेंट तरीके से लिखा गया है और कहा गया द कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन सच कन्फेशन। ऐसे कन्फेशन पर विचार कर सकती है, लेकिन किस बात के लिए विचार कर सकती है? may take into consideration such confession as against such other person as well as against the person who makes such confession। यहां कहती है कि दो लोगों के अगेंस्ट कंसीडर कर सकती है। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, और लॉ में हमेशा आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो पीछे पढ़ लिया है उसको भूलना नहीं है, आगे पढ़ते हुए उसको भी ध्यान में रखना है। पीछे पढ़ा है कि कन्फेशन प्रूव हो गया है, एक व्यक्ति ने कन्फेशन दिया, वो प्रूव हो गया है, देन उसके बाद क्या कंसीडर कर रहे हैं? इट मींस एक तरफ तो प्रूव हो गया कन्फेशन, दूसरी तरफ कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? जिसने ऐसा कन्फेशन दिया और उसके जो दूसरे साथी थे जिनके अगेंस्ट ट्रायल चल रहा था, तो उनके अगेंस्ट कंसीडर कर सकते हैं। क्या कंसीडर कर सकते हैं? नो, कुछ नहीं लिखा, सिंपल इतना लिखा कि दोनों के अगेंस्ट कंसीडर कर सकती है कोर्ट चाहे तो। इट मींस कहीं नहीं लिखा कि इसको प्रूव किया जा सकता है, ये एक एडमिसिबल एविडेंस होगी या ये रेलेवेंट फैक्ट होगा। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। तो वर्ड्स पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो इसका क्रक्स देखिए, इसके अंदर बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनेंगे और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जिनको आपको समझना है। यहां पर जॉइंट ट्रायल किसको कहेंगे? एक तरफ एक ऑफेंस, जैसे निर्भया कांड ले लीजिए आप। निर्भया कांड में जो 6 एक्यूज थे उनमें से एक एक्यूज जुवेनाइल भी था। जो चार्जेस जुवेनाइल पर थे वही अडल्ट्स जो एक्यूज थे उन पर थे, बट सेम ऑफेंस का ट्रायल दोनों के अगेंस्ट चल रहा था, बट ट्रायल अलग अलग कोर्ट में था। इस जुवेनाइल के अगेंस्ट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में केस चल रहा था, अडल्ट पर्संस के अगेंस्ट रेगुलर कोर्ट में केस चल रहा था। तो क्या इसको आप जॉइंट ट्रायल कहेंगे? अगर एक रेगुलर कोर्ट में चलने वाले एक्यूज ने कोई कन्फेशन कर लिया और उसमें अपने अगेंस्ट भी कन्फेशन किया, और साथ में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जो केस चल रहा है जुवेनाइल के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट भी कन्फेशन हुआ था वो, तो क्या रेगुलर कोर्ट का कन्फेशन वहां जुवेनाइल के अगेंस्ट प्रूव किया जा सकता है? वाइस वर्सा, कि जुवेनाइल ने अगर कन्फेशन कर लिया तो क्या रेगुलर कोर्ट में अडल्ट एक्यूज के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है? तो ये जॉइंटली ट्रायल का क्या मतलब है? फॉर द सेम ऑफेंस का क्या मतलब? फॉर द सेम ऑफेंस का मतलब क्या आइडेंटिकल ऑफेंस, या या तो बिल्कुल आइडेंटिकल ऑफेंस या सिमिलर ऑफेंस। एक देखिए थेफ्ट है, एक रॉबरी है, दोनों ही ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध है दोनों में। और रॉबरी कहीं ना कहीं थेफ्ट से ही निकल कर आती है, एक्सटॉर्शन से भी आती है बट थेफ्ट से भी निकल कर आती है। तो क्या एक ऑफेंस थेफ्ट का है और एक एक्यूज पर दूसरा चार्ज लगा सेम ट्रायल में वो रॉबरी का है, और एक एक्यूज ने फिर कन्फेशन किया, तो क्या वो एक दूसरे के अगेंस्ट पढ़ा जाएगा? वो सेम ऑफेंस से निकल कर आए। कन्फेशन का मतलब किस तरीके का कन्फेशन? एक कन्फेशन है कि
थोड़ी थोड़ा आरोप अपने ऊपर लगाया एक एक्यूज ने, बाकी सब का सब दूसरे के ऊपर डाल दिया। खुद को एक्सकल्पेटरी के तरीके से बता रहा है। तो यहां कन्फेशन का मतलब क्या फुल कन्फेशन या पार्टली कन्फेशन भी यहां पर इन्वॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से अफेक्टिंग हिमसेल्फ और दूसरे को भी अफेक्ट करे, तो कितना खुद को करे कितना दूसरे को करे, मे टेक इनटू कंसीडरेशन, और कितना कंसीडर करेंगे। तो यहां पर ये जो एक कन्फेशन आया, क्या ये रिलेवेंट होगा, क्या ये एडमिसिबल होगा, क्या इसे प्रूफ मानेंगे केवल, या फिर इसको केवल कंसीडर किया जा सकता है, और क्या केवल और केवल इसके आधार पर सजा दी जा सकती है। और बहुत सारी बातें इसी तरीके की यहां पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले दो एक्सप्लेनेशन देखिए। एक एक्सप्लेनेशन तो पहले भी था दोस्तों इसमें, और ये दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है ये न्यूली एडेड है। अब नए लॉ में जब बना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तब ये दूसरा एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया, पहला तो पहले भी था। तो पहले पहला एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहता है ऑफेंस, यहां पर जो वर्ड यूज हुआ फॉर द सेम ऑफेंस, इस सेम ऑफेंस में क्या क्या इंक्लूड होगा वो बताया एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में। और क्या कहा, ऑफेंस एज यूज्ड इन दिस सेक्शन इंक्लूड्स the abatement of or the attempt to commit the offense, अर्थात उसी ऑफेंस के लिए अबेटमेंट अगर किसी ने किया होगा, एक एक्यूज के अगेंस्ट मर्डर का चार्ज, दूसरे एक्यूज के अगेंस्ट अबेटमेंट ऑफ मर्डर का चार्ज, और दोनों का सेम ट्रायल चल रहा है, सेम कोर्ट में, सेम ट्रायल, जॉइंट ट्रायल, एक पर मर्डर एक पर अटेम्प्ट टू मर्डर, तो क्या ये सेम ऑफेंस की कैटेगरी में आएंगे। अब ऐसे में अगर एक ने कन्फेशन किया दूसरे के अगेंस्ट, तो क्या वो मे टेक इनटू कंसीडरेशन द कोर्ट। इसी तरीके से अगर एक ने अटेम्प्ट किया था, एक ने कंप्लीट ऑफेंस कर दिया था, तो क्या उस कैटेगरी में आएंगे। तो ये ऑफेंस वर्ड को जब एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि उस ऑफेंस में आप अटेम्प्ट को भी ऐसे ही मानेंगे और अबेटमेंट को भी ऐसे ही मानेंगे, और सेम ऑफेंस माना जाएगा। एक मर्डर का था, एक अटेम्प्ट टू मर्डर का था, दो एक्यूज थे, दोनों का जॉइंट ट्रायल चल रहा था, सेम मर्डर के लिए अटेम्प्ट थी एक की, एक ने मर्डर ही किया था, जॉइंट ट्रायल था, तो दोनों में से किसी एक ने कन्फेशन किया, अपने आप को भी अफेक्ट करते हुए, अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड आल्सो टू अदर, तो दूसरे के अगेंस्ट भी ये कंसीडरेशन में लाया जा सकता है। ये बात कहती है एक्सप्लेनेशन नंबर 1, तो ऑफेंस को एक्सप्लेन किया। अब क्वेश्चन आता है जॉइंट ट्रायल। नए लॉ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रोविजन बनाया गया है कि अगर कोई एक्यूज एब्सकॉन्ड कर रहा है, प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो एब्सेंसिया ट्रायल चलाया जा सकता है, उसकी एब्सेंट में ट्रायल चलाया जा सकता है, पहले ऐसा नहीं था। अब जब उस एक्यूज की एब्सेंट में ट्रायल चल रहा है, वो एक्यूज प्रेजेंट ही नहीं है, एक एक्यूज प्रेजेंट है, दूसरा एब्सकॉन्ड कर रहा है, लेकिन जॉइंट ट्रायल चल रहा था, तो पहले इसको जॉइंट ट्रायल की कैटेगरी में नहीं ला सकते थे, बट अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जब इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, तो उसके बाद से यहां भी अमेंडमेंट कर दिया और कहा ट्रायल ऑफ मोर पर्संस देन वन held in absence of accused who has absconded or who fails to comply with a proclamation issued under section 84 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 shall be deemed to be a joint trial। वो जॉइंट ट्रायल है जब एक्यूज दोनों प्रेजेंट हैं या दो से अधिक हैं, वो सभी के सब प्रेजेंट हैं तो जॉइंट ट्रायल। अगर उनमें से कोई एब्सेंट है, कंप्लाई नहीं कर रहा है 84 जहां पर प्रोक्लेमेशन इशू होती है, उसको ज्वाइन नहीं किया प्रोक्लेमेशन के बाद भी, तो कहा जाएगा कि वो भी डीम्ड जॉइंट ट्रायल है और इस सेक्शन के लिए वो जॉइंट ट्रायल माना जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी अगर एक एक्यूज ने कन्फेशन किया अफेक्टिंग हिमसेल्फ और दूसरे को भी अफेक्ट करते हुए, तो इस एक्यूज का जो कन्फेशन है ये दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट इसको कंसीडरेशन में ले सकते हैं। ये है सेक्शन 30, इसके इलस्ट्रेशन, इसके कॉन्सेप्ट, ये सारे हम लोग
डिटेल में कल देखेंगे। दोस्तों एक और इंफॉर्मेशन कि शाम को 8 बजे आपको वीडियो मिलती है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पोस्ट की फॉर्म में आपको सुबह 8 बजे मिलते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर जरूर ट्राई किया करें, उससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।